हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज एस पे। आज मैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम और आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए, अगर आप यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल पे एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएचयू का पेपर है, उसका हल मैंने करवाया है 12, 13 और 14 का, जो कि आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से और आपके क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से। तो देख लीजिएगा आप उसको, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी। अब हम लोग इंडियन जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको हम लोग क्या नहीं कह सकते हैं, तो इम्परेटिव नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। इंडियन सर्वे, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रस्तुत करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। किस क्रॉप का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड इम्पोर्टर है आपके फॉलोइंग क्रॉप का, तो उसमें आपका हो जाता है पल्सेस, यानी जो दालें होती हैं उसका आपका प्रोड्यूसर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, बिगर प्रोड्यूसर भी है, एंड सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी इंडिया में ही किया जाता है पल्सेस का। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, विच ऑफ द एग्जाम्पल इज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। आपका कौन सा पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो होता है गोल्ड ETFS। ठीक है, गोल्ड ETFS में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परसिस्टेंट फॉल इन द जर्नल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। अगर जो प्राइस लेवल है उसमें लगातार फॉल हो, गिरावट हो, तो उसको डिफ्लेशन कहा जाता है। जबकि इन्फ्लेशन में हम क्या देखते हैं, लगातार प्राइस राइज को देखते हैं। और स्टैगफ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टैगफ्लेशन में हम क्या देखते हैं कि आपका जो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, आपका जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। तो इसका जो उत्तर है, क्योंकि बोला है परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस, तो आपका हो जाता है डिफ्लेशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कौन चेयरपर्सन है, आपके प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो आपका स्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1950 में, 1950 में। उसके पहले चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है। 1 रुपीज़ नोट बियर्स द साइन ऑफ, जो 1 रुपीज़ नोट होता है वो किसका साइन बियर करके रखता है, तो आपका होता है फाइनेंशियल सेक्रेटरी। यहाँ पर नोट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, नोट होगा, याद रखिएगा। ये नोट है, किसका साइन कर रखा रहता है उसमें, फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है, और एक फैक्ट ये भी है कि RBI आपके जितने नोट होते हैं वो जारी करती है, पर आपका 1 रुपये का नोट और सिक्का जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत से जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सम अंडर द प्रपोज GST इन इंडिया। तो किसके अंदर, आपके GST के अंतर्गत कौन सा चीज़ नहीं आता है, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसको स्टार्टिंग में जब GST बनाया गया तो वो रखा नहीं गया था, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हो गए उसको। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान हम लोग किस देश से लेके आए हैं, तो याद कर रखिएगा, इसको हम लोग रशिया से लेके आए हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान है वो रशिया से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया क्या है इस समय, USA है। अब इस समय प्रेजेंट डाटा के हिसाब से USA है, आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा, इसका उत्तर USA ही मिलेगा। और इसमें आंसर दिया है चाइना। तो पहले चाइना था, दूसरे स्थान पे आपका चाइना है, पर पहले अब कौन हो गया आपका, USA। उसके बाद आपका होता है UAE, फिर आता है सऊदी अरेबिया। याद रखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप। कब नेशनल डेवलपमेंट यानी NDC का सेटअप हुआ था, तो 1952 इसका उत्तर जाता है। 1952 में आपके NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो है सेटअप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिपार्टमेंट
फैमिली प्लानिंग वॉज आपका सेटअप कब किया गया, जो फैमिली प्लानिंग है तो 1966 में फैमिली प्लानिंग का जो है डिपार्टमेंट जो है सेटअप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन पॉलिसी 2020, क्या आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी रहेगी इसमें, तो इसमें तीनों चीज़ें, मीट द नीड ऑफ contraceptions, meet the need of health infrastructure, meet the need of health personnel and all of the wealth, यानी तीनों ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रैंक ऑफ ग्रोथ ऑफ हिंदू रेट ग्रोथ इस्टेब्लिश एट, किस पे रखा गया आपका 3.5% पे रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बुक प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाई, कौन रिटन किया था, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है आपके, एम विश्वेश्वरैया इन्होंने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इस समय यही आपका प्लानिंग कमीशन के पहले कार्य करता था, फिर बाद में उसे आपका नीति आयोग बना दिया गया है। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है आपकी नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन, तो किस में इंक्लूड कर दिया गया था आपका MRTP एक्ट, यानी 1969 में MRTP एक्ट आया था, और इसका फुल फॉर्म होता है आपका, कभी कभी पेपर में पूछ सकता है, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, याद रखिएगा 1969 में आया था। और जबकि आपका इसके बाद आपका फेरा आया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया आपका 1973 में। फिर लास्ट में आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आपका कब आता है 1999 में, ठीक है, ये मैनेजमेंट एक्ट बाद में आता है। तो ये सब आपका एक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोला है, अनफेयर ट्रेड जो प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड इन MRTP एक्ट के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मल्टी फाइबर एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है आपके, तो याद रखिएगा फाइबर है तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो याद रखिएगा इसमें आपका ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी 1 अप्रैल को, और किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था, RBI एक्ट 1934 में, इसके एक्ट के अंतर्गत RBI की स्थापना हुई थी। और किसने इसका रिकमेंडेशन दिया था, तो आपका हिल्टोंग यंग कमीशन के द्वारा इसका रिकमेंडेशन दिया गया था। और RBI आपकी लॉन्ग टर्म जो लोन्स होता है उसको देती है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना आपकी हुई है 1982 में, याद रखिएगा ये भी पूछता है। और RRB रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई है 1975 में हुई है, ठीक है। और IDBI बैंक की स्थापना कब हुई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट करेक्ट, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये वाला, द ओपन इकोनॉमीज विद ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये जो है आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान इन इंडिया, क्या रहा ऑब्जेक्टिव, तो इसका रहा फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर एक्सक्लूसिव, ठीक है। जो 12th 5-year प्लान चल रहा था उसका ये मोटो रहा आपका क्या, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। पर इसके पहले जो आपका 11th 5-year प्लान रहा उसका जो मोटो रहा था वो क्या था, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, पर बाद में सस्टेनेबल ऐड कर दिया गया 12th 5-year प्लान में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इस किस तरीके की इकोनॉमी है, हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ये एक तरीके की मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी और क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सम होता है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपका क्या होता है इसमें, देयर इज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विथ प्राइवेट सेक्टर, जिस इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ कार्य करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। हमारे देश में कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी आपकी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? ये प्रश्न हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन हो सकता है? तो इसमें जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा होल्ड द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को होल्ड करके रखता है वही आपका डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन हो सकता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस ऑन। आपका जो सेकेंड 5 ईयर प्लान ज़्यादा से ज़्यादा उस पर स्ट्रेस देता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इसी समय हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हुई थी सेटअप हुई थी, और पहला जो 5 ईयर प्लान था उसका फोकस किस पे था? आपका एग्रीकल्चर पे। और एक और क्वेश्चन आपका होता है कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आपके एग्रीकल्चर में निगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था? तो वो है थर्ड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में देखा गया था, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा खर्च किया जाए, मतलब एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा खर्च कौन से प्लानिंग के अंतर्गत हुआ था? तो चौथा 4th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा जो है खर्च किया गया था किस पे? कृषि पे, ठीक है। तो ये सब थोड़े फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, रोलिंग प्लान इज़ अ प्लान फॉर, रोलिंग प्लान कौन सा प्लान है आपका? तो 1 ईयर प्लान जो होता है उसको हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं, याद रखिएगा। 1 ईयर प्लान जो होता है उसको हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं, ठीक है। 1 वर्षीय जो आपका प्लान चलता है उसको हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोलिंग प्लान वॉज डिज़ाइन फॉर द पीरियड ऑफ, किस पीरियड के लिए डिज़ाइन किया गया था? तो 1978 से लेके 83 के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी, याद रखिएगा। रोलिंग प्लान डिज़ाइन फॉर द पीरियड ऑफ 1978 to 83, इस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। प्रश्न पूछता है कि रोलिंग प्लान किस सरकार में आई थी? तो मोरारजी देसाई की। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यहाँ पर 31st नहीं है, यहाँ पर आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान होगा। तो क्या था आपका? सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था? आपके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, तो उत्तर आपका हो जाएगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेजर पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ इन, सबसे ज़्यादा जो इंडिया में लोग कार्य करते हैं किस सेक्टर में? तो आपके प्राइवेट सेक्टर में। अगर आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाइनरी सेक्टर पूछता तो आप बोलते कि प्राइमरी सेक्टर में हमारा जो है लोग ज़्यादा काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, जो कि कृषि और चीज़ों से संबंधित है। पर अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर है आपका सर्विस सेक्टर, इस समय सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में देखा गया है? तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है, और एग्रीकल्चर में अभी डिक्लिनेशन देखा गया है। प्लानिंग इंडिया ड्राइवर इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, कहाँ से लाता है? तो प्लानिंग जो ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP से आया हुआ है। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये प्लानिंग इन इंडिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो जो आपका जो आर्थिक योजना है वो किसका प्लान है? तो कंकरेंट लिस्ट, यानी इसमें जो स्टेट और दोनों यूनियन है वो दोनों इस सब्जेक्ट पे क्या कर सकती है? योजना बना सकती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिस्ट का है? कंकरेंट लिस्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा है इस समय? डिक्रीजिंग हो रहा है, गिर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार क्या हो रहा है? गिर रहा है, ठीक है। डिक्लिनेशन देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा इस समय आपका इंक्रीमेंट किस में देखा जा रहा है? सर्विस सेक्टर में, याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने किया था 5 ईयर प्लान का इंट्रोडक्शन? आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड बाय, आ गया क्वेश्चन। रोलिंग प्लान कितने साल का होता है? 1 वर्ष का होता है। पहली बार कब अपनाया गया था? 1978 से लेके 83 तक के लिए अप्लाई किया था। इस समय किसकी गवर्नमेंट थी? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। तो पहली बार अडॉप्ट कौन किया? मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर वाज हाईएस्ट इन अ 5 ईयर प्लान, किस प्लान में रहा? आपका चौथे 5 ईयर प्लान में रहा। क्यों रहा? क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने क्या देखा था? एग्रीकल्चर में निगेटिव आपका अप्रोच देखा था, निगेटिव उसमें देखा था कि जो एग्रीकल्चर है उसमें डेवलपमेंट जो है निगेटिवली जा रहा है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन था? आपके जवाहरलाल नेहरू।
द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज निगेटिव इन थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो आपका ग्रोथ था एग्रीकल्चर में वो क्या था, निगेटिव था, आपका ऋणात्मक था। इस वजह से फोर्थ 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा जो है खर्च किस पे किया गया, आपके एग्रीकल्चर पे खर्च किया गया, यानी कृषि पे सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मीन्स क्या होता है, इसमें आपका मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्री। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से आराम से ट्रेड कर सकती है, तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, और कोई कंट्री अगर उसकी रिलेशन किसी और कंट्री से है तो ट्रेड कर सकती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फिर से ये प्रश्न आ गया, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसका, तो 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अगर आपने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो ये इसका हिस्सा है। तो 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो रोस्टो के द्वारा दिया गया है, रोस्टो के द्वारा दिया गया है, ठीक है, रोस्टो के द्वारा ये दिया गया है। ओके, तो टेक ऑफ स्टेज क्या होता है, टेक ऑफ स्टेज के पहले क्या होता है, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, और उसके पहले हमारा जो देश होता है वो किस कंडीशन में रहता है, प्रिमिटिव सोसाइटी, यानी 5 स्टेजेस इसमें थे रोड शो के मॉडल में। तो जो तीसरा स्टेज है वो टेक ऑफ स्टेज होता है। टेक ऑफ स्टेज का मतलब इसमें क्या होता है, स्टीडी ग्रोथ रेट बिगिन, यानी यहाँ से आपका स्टीडी ग्रोथ रेट देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स, मतलब यहाँ पर अगर क्लोज्ड इकोनॉमी अगर किसी देश में होती है तो वहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन प्लानिंग कमीशन। इंडियन प्लानिंग कमीशन क्या है, इट इज़ नॉट अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये भारत के संविधान में इसको कहीं भी व्याख्यान नहीं किया गया है। तो ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि आपकी कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है। इन विच सेक्टर द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेटिंग, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा सेक्टर में है, तो आपका कॉमर्शियल, जो बैंक्स होते हैं ना, यानी इसमें जैसे आपका हो जाएगा यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि आपका गवर्नमेंट बैंक आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका डोमिनेटिंग कौन से सेक्टर में है आपका, तो कॉमर्शियल बैंक के वे सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे, कब प्लान हॉलीडे किया गया था, तो जो आपका ड्रॉट आया था आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966, इस समय किसकी सरकार थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, इस समय आपका प्लान हॉलीडे किया गया था। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी से। और इकोनॉमिक्स प्रोडक्शंस मीन्स क्या होता है, क्रिएटिंग यूटिलिटी, यानी प्रोडक्शन का मतलब है कि यूटिलिटी क्रिएट करना, ठीक। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी टर्म्ड एज अ लेजर फेयर इकोनॉमी, लेजर फेयर मतलब क्या होता है, देर इज अ नो इंटरप्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, तो ये किस इकोनॉमी में पाया जाता है लेजर फेयर, तो आपका होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फेरा स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने बताया था फेरा एक्ट कब आया था आपका, 1973 में आया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं, तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1973 में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फेमा से, तो फेमा स्टैंड फॉर, फेमा स्टैंड किससे करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कब आया था, 1999 में आपका ये एक्ट आया था, यानी आपका ये ऑप्शन क्या हो जाता है, थर्ड करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एमएनसी किससे, क्या मतलब है इससे, तो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन होता है उससे स्टैंड करता है आपका एमएनसी, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर वॉज इन द ईयर, किस साल में हमारे करेंसी को डीवैल्यूएट किया गया था, उसकी वैल्यू को कम किया गया था, तो 1991 में, जिस समय हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई थी, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, आपके मनमोहन सिंह के सरकार के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। तो उस साल ये आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसलिए आया था क्योंकि हमारी जो करेंसी थी उसकी वैल्यू जो है गिर चुकी थी और हमारे पास जो डॉलर था वो नहीं बचा था, इस वजह से ये पॉलिसी आपकी आई थी। इंटरनेशनल जो आपका आईएमएफ होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका फुल फॉर्म है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी एक सर्वे जारी किया है जिसमें बताया है कि 2020 और 2021 और 22 में जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी वो आपकी 9.5% रहेगी और
सबसे ज़्यादा जो है इंडिया किस चीज़ पे खर्च कर रहा है, अपने हेल्थ सेक्टर पे। और नेक्स्ट ईयर में जो आपका ग्रोथ रेट रहेगा वो 8.5% रहेगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप लोग सुनते होंगे अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसिंग इम्पोर्टेड गुड डोमेस्टिकली, यानी जो बाहर से चीज़ें हम मंगाते हैं उसको हम अपने देश में ही अगर प्रोड्यूस करें तो हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेड गुड्स होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एप्पल का फ़ोन बाहर से मंगवाते हो, तो आप ऐसा ही फ़ोन अपने देश में प्रोड्यूस करो, तो इससे क्या हो जाएगा, एप्पल को हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, आपका फुल फॉर्म है, इतना आता नहीं है। FII हेल्प्स टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करता है, आपका कैपिटल मार्केट को इम्प्रूव करता है, एंड हाउ टू इक्विटी कैपिटल और फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट करता है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट फॉर द FII। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन मैनेजर्स बिजनेस ट्रू और मोर कंट्रीज, 2 और ज़्यादा कंट्रीज़ का करके रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MNC बोलते हैं। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कॉरपोरेशन को कहा जाता है। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी हम मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी हम अगर पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डेमोग्राफी। हम लोग इकोनॉमिक्स में उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द number of individual those die in population in a given period of time is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, mortality rate, यानी 5 वर्ष के अंतर्गत जो लोग मर जाते हैं उस एक साथ, मतलब बहुत सारे लोग मरते हैं, तो उसको हम लोग किससे नापते हैं, mortality rate से। यानी क्या हुआ, आपका जो लोग मर चुके हैं उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन, तो उसकी से क्या निकल जाता है, mortality rate निकल जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं। पॉपुलेशन साइज इन स्पेसिफिक एरिया, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में क्या है पॉपुलेशन साइज, वही होती है हमारी क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉपुलेशन इंडिया 1 मार्च 2011, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना था आपका, 121 करोड़। बार बार बोला जाता था कि हमारे देश की पॉपुलेशन 2011 में कितनी हो गई थी, 121 करोड़, और इस समय एक्सपेक्टेड है कि 135 करोड़ हमारे देश की क्या है, पॉपुलेशन है, और 140 करोड़ भी लगाते हैं लोग अनुमान के तौर पे। सेक्स रेशो जो इंडिया का है अगर 2011 के हिसाब से तो कितना था, क्योंकि अभी हमारा जो है सेंसस नहीं हुआ है, तो हम अभी 2011 के ही डाटा को पढ़ेंगे, हो सकता है इससे प्रश्न बने, और प्रश्न बनता भी है, क्योंकि 2011 में कितनी पॉवर्टी थी, इससे प्रश्न बना था, तो उसका आंसर था 21.9% लोग क्या थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, ठीक है। तो इस समय हमारा जो सेक्स रेशियो कितना था, 940 फीमेल थी 1000 मेल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट रिकॉर्ड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ओवरऑल सेक्स रेशियो, तो ये इसमें केरला है। केरला का एजुकेशन जो है रेट वो भी अच्छा है, 95% से ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या है, एडुकेटेड है। क्रूड लिटरेसी रेट क्या होता है, क्रूड लिटरेसी रेट जो होता है उसमें क्या होता है, लिटरेट पर्सन अपॉन क्या हो जाता है, टोटल पॉपुलेशन, यानी नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन अपॉन क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड लिटरेसी रेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एज पर द 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इन इंडिया कितना है आपका, इस समय आपका 2011 के डाटा के हिसाब से तो 74.04% क्या है हमारा लिटरेसी रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो लोग रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी ऑप्शन है आपका क्या है, करेक्ट है। मेजरिंग नंबर ऑफ पीपल हु डाई इज, यानी जो लोग मर चुके हैं उसको हम लोग किससे नापते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट, स्टार्टिंग में भी इस चीज़ बता चुके हैं हम। नेक्स्ट है आपका MPP स्टैंड फॉर तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी NPP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। अब कॉमर्शियल क्रॉप में सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, मस्टर्ड, टोबैको, जूट, यानी MTJ, मस्टर्ड, टोबैको, जूट, ये सब का क्या आ जाता है, कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक। इसको हम लोग कैश क्रॉप भी शायद बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर,
तो अभी हमारा जो एग्रीकल्चर में लोग 53.5 दिया हुआ है, पर 49% के आसपास इस समय आपके डाटा के अनुसार है, पर इस समय इसके डाटा के अनुसार देखा जाए तो 53.5% जो है लोग कृषि पे अभी भी निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर। कितने परसेंट आपके इंडियन जो जीडीपी का है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, हम कंट्रीब्यूट करते हैं सर्विस सेक्टर में? तो 60% से ज़्यादा हम लोग किसमें आपका कंट्रीब्यूट करते हैं? सर्विस सेक्टर में जीडीपी का। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्टिविटी इज टर्म्ड एज अ एक्टिविटी टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है? तो वीट प्रोडक्शन तो आपका हो जाता है किसमें? प्राइमरी सेक्टर। कंस्ट्रक्शन आपका सेकेंडरी हो जाता है, और फिशिंग भी आपका हो जाता है किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। मोबाइल जो प्रोडक्शन है हमको लग रहा है ये हो जाएगा आपका टर्सरी सेक्टर में। तो 41 का आपका हो जाएगा सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी में हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी में हम लोग क्या करते हैं? आपका एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट का मतलब वो चीज़ें होती हैं। सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, एंड लास्ट में टर्शरी में जो होता है सर्विस सेक्टर होता है। तो इसमें मोबाइल का प्रोडक्शन जो है वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम? तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, तो मान के ही चलते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एन इकोनॉमी विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन टू द रेट ऑफ वर्ल्ड इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग जिससे किसी का संबंध नहीं होता? क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नहीं किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी भी कहते हैं। इंडिया इज़ अ किस तरीके की इकोनॉमी है अभी? तो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, यानी अभी भी क्या कर रही है? डेवलप कर रही है। नेक्स्ट है, व्हाट विच सेक्टर इज कंसिडर्ड एज अ वर्क फोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इसका हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर में लोग इन्वॉल्व है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशिंग हो जाता है, माइनिंग हो जाता है, ठीक है, और भी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। कितना रहा है आपका अर्बनाइजेशन का रेट? तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा। 32% जो है 32.5% जो है लोग आपके अर्बनाइजेशन से रिलेटेड रहे हैं, मतलब रहा है ये रेट। अमॉन्ग द इंडियन स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंस कौन रहा है? तो केरला सबसे ज़्यादा डेंसर रहा है। रिलेटिव पॉवर्टी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी? तो ये आपका हो जाता है पुअर से। ऑब्वियस सी बात है, पॉवर्टी मतलब पुअर, तो रिलेटेड किससे होगा? ये पुअर से। द सेक्स रेशियो ऑफ केरला 2011 इज़ क्या रहा है आपका? ए वाला, बहुत सही है ये। 1000 पुरुषों के बदले 1084 महिलाएँ 2011 में रही हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो इन 2011 कितना रहा है हमारे यहाँ पर? तो 913, ठीक है, 913 है चाइल्ड सेक्स रेशियो, और 940 जो है आपका सेक्स रेशियो पूरे इंडिया में था। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर प्रोमिनेंट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है? तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग यहाँ पर क्या किस में कार्य करते हैं? कृषि में। तो कृषि में किस तरीके का पाया जाता है? आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेटेड बाय, किससे हम एस्टिमेट करते हैं? आईएसओ के द्वारा एस्टिमेट किया जाता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन, किस सेक्टर में आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है? तो इसका उत्तर है आपका एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका एग्रीकल्चर में ही पाया जाता है। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन 2009-10 कितना रहा है आपका? तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2009-10 में आपका रहा है 8.2 आपका इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया रैंक अकॉर्डिंग टू ADI, एशियन डेवलपमेंट जो आपका है उसके अकॉर्डिंग क्या रैंक रहा आपका 2012 में? तो 2012 का डाटा मत देखिएगा आप लोग, 11 का डाटा इस समय का प्रेजेंट डाटा देखिएगा, तो ये 134 रहा है। अब एनुअल ग्रोथ रेट इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में क्या रहा है? ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 1.9% रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया 2011? तो इसमें 18% आपका जो है प्राइमरी सेक्टर का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रहा है कंट्रीब्यूशन। लैंड रिफॉर्म इंक्लूड, लैंड रिफॉर्म में आपका क्या जाता है? भूमि सुधार में। तो क्या क्या आता है? आइडिया ऑफ इरिगेशन, न्यू आइडिया ऑफ इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड न्यू सीड्स।
दीज आर द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। व्हाट इज़ द मेन वीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया? सबसे ज़्यादा वीट कौन प्रोडक्शन करता है आपका? पंजाब, हरियाणा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। विच इज़ द कॉमर्शियल क्रॉप? आपका कॉमर्शियल क्रॉप कौन सा है इसमें? अभी हम लोगों ने देखा था MTJ मतलब मस्टर्ड, टोबैको और जूट। ठीक है, मस्टर्ड, टोबैको एंड जूट जो था आपका कॉमर्शियल क्रॉप था। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ जाएगी, टी भी आपका क्या है? कॉमर्शियल क्रॉप है। तो आपका क्या हो जाएगा? मस्टर्ड, टोबैको, और टोबैको से टी और जोड़ लीजिए, टी, और आपका क्या हो जाता है? जूट, MTTJ, याद कर लीजिएगा इससे। PDS क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसमें जो है आपका खाद्यान्न बांटा जाता है जो लोग गरीब होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, एवं पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत। रीजनल रूरल बैंक उसकी स्थापना कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका 1975 में स्टार्ट हुआ था। एंड नाबार्ड आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो 1982 में नाबार्ड स्टार्ट हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस? पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 1951 में आपकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। और किस पे फोकस किया गया था? आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे। नेक्स्ट है आपका MRTP एक्ट इज़ रिलेटेड टू? किससे रिलेटेड है आपका? तो पहला आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपका MRTP एक्ट। ठीक है, इंडियन आयरन स्टील कंपनी वॉज स्टैब्लिश इन? तो इंडियन आयरन स्टील जो कंपनी है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1909 में स्टैब्लिश हुई थी। और इसके जो है आपके जो स्टील में थे, कौन का नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा इंडियन स्टील इंडस्ट्री का। बोकारो स्टील प्लांट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर प्लान? तो आपका पहली बार जो है बोकारो स्टील प्लांट वो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इज एन? क्या है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन? आउटवर्ड बुकिंग स्ट्रेटजी है ये। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जो होता है आउटवर्ड बुकिंग स्ट्रेटजी है ये। नेक्स्ट है इंपोर्ट कोटा। क्या होता है? ये नॉन टैरिफ बैरियर होता है। हम लोग कोटास दे देते हैं, उतने ही कोटा के अंदर आपको जो है, जैसे मान लीजिए कि हमें चाइना से 10% का ही बस इंपोर्ट करवाना है तो इंपोर्ट कोटास लग जाता है, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर होता है। ठीक है, द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कौन थे? स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर थे इंडिया में। हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। विच वॉज द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? कौन सा खरीफ क्रॉप है आपका? मेज़। ठीक है, खरीफ क्रॉप में आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन GDP एंड NDP इज? क्या होता है आपका? नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, डिफरेंस होता है आपका GDP और NDP में। तो अभी तक के ये 100 क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमी से, जो कि आपके पेपर में आ सकता है, और ये UP PGT इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आप MA इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस देने जा रहे हो तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपके PGT इकोनॉमिक्स वाले बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन BHU के पेपर का मैंने हल करवाया है 12, 13 और 14 का, तो आप लोग वो भी वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो उससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसमें भी मैक्रो एंड डेवलपमेंट और जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो आपका स्टैटिस्टिक्स, उससे भी क्वेश्चन करवाया गया है। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। और आज 100 क्वेश्चन हुआ है, फिर हम और भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।